क्या नेपाल का हाल श्रीलंका के हालात जैसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो फिर नेपाल के आम जनता का हाल कैसा होगा? आखिर क्यों नेपाल कर्ज में डूबा जा रहा है और इन सब का समाधान क्या होगा? इसे जानने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। श्रीलंका और नेपाल में कई समानताएं हैं। दोनों के लिए पर्यटन और रेमिटेंस विदेशी मुद्रा के दो प्रमुख स्रोत है। अगर देखा जाए तो 2019 में श्रीलंका के जीडीपी में पर्यटन का योगदान 12.6% था, जबकि नेपाल का 7.9% था। इसी तरह 2020 में श्रीलंका के जीडीपी में व्यक्तिगत रेमिटेंस 8.85% था, जबकि नेपाल का 24.1% था। वर्तमान की बात की जाए तो इन सब में भारी गिरावट आई है। अब दोनों देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका पहले ही खुद को दिवालिया घोषित करवा चुका है, क्योंकि श्रीलंका में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से आम जनता को एक वक्त खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर नेपाल श्रीलंका से सीख नहीं लेगा तो नेपाल का हाल श्रीलंका के हालात जैसा हो सकता है। तो चलिए हम वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल पर रिसर्च करते हैं, आखिर कौन कौन सी वजह से नेपाल का हाल श्रीलंका के हालात जैसे हो सकते हैं। रिसर्च नंबर 1, नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता। अगर बात की जाए नेपाल के राजनीति के बारे में तो ये बेहद लफड़े वाली राजनीति है, क्योंकि 2008 से लेके 2022 अंतराल में ही 12 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जबकि एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हीं राजनीतिक उथल पुथल के कारण विदेशी कंपनियां नेपाल में निवेश नहीं करना चाहती, जो नेपाल को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। इसका सीधा असर नेपाल के आयात में पड़ता है और नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार को खाली करके आर्थिक संकट का माहौल बना देता है। रिसर्च नंबर 2, नेपाल की कर्ज वृद्धि। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 14 जनवरी 2022 के अंत तक कुल सरकारी कर्ज 1728.93 अरब रुपए है। इस कर्ज में से विदेशी कर्ज 948.98 अरब रुपए और आंतरिक कर्ज 779.94 अरब रुपए हैं। इस हिसाब से नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 58,000 रुपए का कर्ज है। कर्ज का सही से इस्तेमाल करके देश का अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, पर नेपाल के भ्रष्टाचारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कारण वह कर्ज अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह निवेश हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से नेपाल की जीडीपी बढ़ नहीं पाती और आयात में वृद्धि हो जाती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार को खाली करके आर्थिक संकट का माहौल बना देता है। रिसर्च नंबर 3, निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि। नेपाल के इतिहास को देखा जाए तो नेपाल कभी एशियाई देशों के लिए चावल का निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर था, पर वर्तमान समय में नेपाल चावल के लिए बहुत अधिकतर दूसरे देशों पर निर्भर है। नेपाल राष्ट्र बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 22 के अंतराल में नेपाल ने लगभग 90 अरब का सिर्फ चावल और गेहूं आयात किया है। केवल चावल ही नहीं, नेपाल भारी मात्रा में अन्य अनाज का भी आयात कर रहा है। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक इसी साल नेपाल ने लगभग 62 अरब रुपए का अनाज आयात किया है। यह तो हमने आपको सिर्फ अनाज की आयात की बात बताई है। अगर हम आपको कुल आयात के बारे में बताएं तो डीपीसी के आंकड़ों के अनुसार इसी वर्ष के 9 महीने में ही नेपाल ने 1466.66 अरब रुपए के सामान का आयात किया, जबकि देश का निर्यात 107.57
अरब रुपए का था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल की विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में देश से बाहर जा रहा है, जो आने वाले दिनों में नेपाल को आर्थिक संकट में डाल सकता है। रिसर्च नंबर 4, नेपाल की महंगी राजनीतिक व्यवस्था। नेपाल की महंगी राजनीतिक व्यवस्था जो नेपाल को आने वाले दिनों में कंगाल बना सकती है। इसे जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि नेपाल एक छोटा सा देश है और नेताओं ने इस छोटे से सुंदर देश को अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए इस देश को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था को बहुत ही संवेदनशील बना रहा है, क्योंकि लोगों की अधिकतर टैक्स की रुपए इन प्रदेशों में रहने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पालने में ही खर्च हो जा रहा है और देश के विकास में वह रुपए लग ही नहीं पा रहा और इन सभी कारणों से सरकार के पास रुपया बच ही नहीं पा रहा, जिसे निवेश करके नेपाल में कंपनी और फैक्ट्री खोल सके और उन कंपनियों के चीजों को दूसरे देश में निर्यात कर सके। जब निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक संकट को दूर किया जा सकता है। रिसर्च नंबर 5, रेमिटेंस में और पर्यटन में कमी। नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार नेपाल के लगभग 35 लाख लोग विदेश में काम करते हैं। यह पूरे जनसंख्या के 14% से ज्यादा है और नेपाल के जीडीपी में लगभग 30% योगदान अकेले रेमिटेंस का ही होता है। वैसे हम बता दें, विदेशों में काम करने वाले नेपाली द्वारा जो रुपए घर भेजा जाता है वह देश की गरीबी दर को बहुत हद तक कम करने में मदद करता है। वहीं नेपाल के पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो नेपाल में इतना सौंदर्य वातावरण और दृश्य होने के बावजूद नेपाल दुनिया में 154 स्थान पर आता है। यह आंकड़ा हम नेपाली लोगों को हैरान कर सकता है, पर इसका कारण नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और नेताओं द्वारा पर्यटन क्षेत्र में ध्यान न देना है, जो नेपाल के लोगों को रोजगार से वंचित कर रहा है। नेपाल के लगभग 15 लाख से अधिक लोगों को यह क्षेत्र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार का मौका देता है। वर्ल्ड डाटा के अनुसार 2020 में नेपाल में 2,30,085 पर्यटक पहुंचे थे, जो घटकर 2021 में सिर्फ 1,50,962 तक सीमित हो गया। यह 34.4% की कमी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र में अभी से ध्यान न देना नेपाल को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है, क्योंकि नेपाल की जीडीपी में इस क्षेत्र का 11% योगदान होता है। रिसर्च नंबर 6, सुरक्षा और विश्वास की समस्या। अगर बात की जाए सुरक्षा प्रणाली की तो नेपाल सुरक्षित देश तो है, पर विदेशी कंपनियों के लिए असुरक्षित और अस्थायी भी है, क्योंकि जिस देश में सिर्फ 15 साल में ही 12 प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, उस देश में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश करना काफी घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए विदेशी कंपनियां नेपाल में निवेश करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और नेताओं पर भारी विश्वास की कमी है और यह स्वाभाविक है। जिस देश में यह डर रहे कि कब किसकी सरकार गिर सकती है और कब किसकी सरकार बन सकती है, उस देश में निवेश करना काफी घाटे का सौदा हो सकता है। और जब विदेशी कंपनियां निवेश नहीं करेंगे तो नेपाल आर्थिक रूप से विदेशों पर ही निर्भर रहेगा और उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होते ही जाएगी। इसलिए नेपाली जनता को यह सोचना होगा कि कैसे नेपाल की राजनीति में परिवर्तन किया जाए और नेपाल को एक विश्वासशील और सुरक्षित देश बनाया जाए, जैसे नेपाल के राजाओं द्वारा बनाया गया था। रिसर्च नंबर 7, अत्यधिक भ्रष्टाचार। जिस देश में राजनीतिक अस्थिरता हो, उस देश में भ्रष्टाचार आम बात हो जाती है। हर नेपाली भ्रष्टाचार से पीड़ित है। यह विश्व की महंगी राजनीतिक व्यवस्था नेपाल को भ्रष्टाचार में डुबा रही है। एक बार सोचिए नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। एक तो छोटा सा देश, उसमें भी नेताओं द्वारा
देश को प्रदेशों में विभाजन करना, उन प्रदेशों में मुख्यमंत्री, अन्य नेताओं, सांसदों और हर एक वार्ड में अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों द्वारा कितना भ्रष्टाचार किया जाता होगा। हम यह नहीं कहते कि नेपाल के सारे नेता भ्रष्टाचारी है, पर यह व्यवस्था नेपाल को आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर कर रहा है, जिसको हर नेपाली को ध्यान से समझना और स्टडी करना जरूरी है। वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने दावा किया है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह नहीं गिरेगी। अगर आने वाले दिनों में नेपाल सरकार टैक्स में कुछ बढ़ोतरी करेगा तो जनता को उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि अगर नेपाल सरकार अभी टैक्स में कटौती करेगी तो नेपाल का हाल श्रीलंका के हालात जैसे हो सकते हैं। इसीलिए नेपाल श्रीलंका से सीख नहीं लेगा तो नेपाल का हाल श्रीलंका के हालात से भी बुरा हो सकता है, क्योंकि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता उस वक्त इतनी बढ़ जाएगी कि उसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। और नेपाल के पड़ोसी यह ताक में बैठे रहते हैं कि कब कैसे नेपाल और नेपाली लोगों के कमजोरियों का फायदा उठाकर नेपाल को आंशिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा सके। तो नेपाल के लोगों को यह समझना होगा कि कैसे इस व्यवस्था को बदला जा सके और नेपाल में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाया जा सके। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेपाल की एक और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें विदा दे। धन्यवाद।